तो चलिए आज की इस खास चर्चा में हम उस महान शख्सियत की बात करते हैं जिनका नाम सुनते ही रगों में खून तेजी से दौड़ने लगता है, सुभाष चंद्र बोस। आज हम सिर्फ उनकी बेजोड़ देशभक्ति की कहानी नहीं बल्कि उस गहरे उलझे हुए रहस्य पर भी बात करेंगे जो दशकों बाद आज भी अनसुलझा है, बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की तरह। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी यानी एकता, विश्वास और बलिदान की वो पुकार थी जिसने एक विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। जरा सोचिए, एक अकेला इंसान जिसने अपनी खुद की फौज खड़ी करने की ठान ली थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला चैप्टर, द ग्रेट ग्लोबल एस्केप। साल था 1941। कलकत्ता में नेताजी अपने ही घर में नजरबंद थे, लेकिन वहां से वो रात के अंधेरे में निकले। जनवरी 1941 में काबुल पहुंचे, फिर अप्रैल में बर्लिन और फिर मई 1943 में हिंद महासागर के बीचों बीच एक जर्मन पनडुब्बी से जापानीज पनडुब्बी में शिफ्ट हुए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने लिटरली आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस को चकमा देने के लिए उन्होंने ऐसे भेष बदले जो किसी को भी हैरान कर दें। कभी एक गूंगे बहरे पठान जियाउद्दीन खान बन गए, तो कभी ऑरलैंडो मजोटा नाम के एक इटालियन डिप्लोमेट का रूप धर लिया। काबुल से मॉस्को और फिर बर्लिन, ये पूरा का पूरा सफर एकदम टॉप सीक्रेट था। इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, आजाद हिंद फौज का उदय। 50,000, जी हाँ, 50,000 सैनिकों की एक विशाल फौज। सिंगापुर में युद्ध बंदियों और भारत की आजादी का सपना देखने वाले आम नागरिकों को जोड़कर इतनी बड़ी आर्मी खड़े कर देना, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये सच में एक चमत्कार था। और सबसे कमाल की बात तो इन रेजिमेंट्स के नाम थे, गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष और रानी झांसी। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह थे, लेकिन आजाद हिंद फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक झंडे के नीचे एक ही मकसद के लिए जान देने को तैयार थे। ये असल मायनों में भारत की अनेकता में एकता थी। फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 30 दिसंबर 1943। पोर्ट ब्लेयर में शान से तिरंगा फहराया गया और ये ब्रिटिश राज से आजाद होने वाला पहला भारतीय हिस्सा बन गया। इम्फाल और कोहिमा की मुश्किल जंगों ने ये साबित कर दिया था कि ये फौज आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है। लेकिन फिर जीत के इस जज्बे के बीच अगस्त 1945 में एक झकझोर देने वाली घटना हुई, द फेटफुल ताइहोकू प्लेन क्रैश। अगर हम उस आखिरी सफर पर नजर डालें तो मित्सुबिशी हेवी बॉम्बर प्लेन ने साइगॉन से उड़ान भरी। फिर प्लेन का वजन कम करने के लिए टुरेन में एक अनप्लान्ड लैंडिंग हुई। उसके बाद ताइहोकू में फ्यूल भरवाया गया और इनका फाइनल डेस्टिनेशन था टोक्यो। पर 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद प्लेन के बाई इंजन में एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और पूरा विमान आग की लपटों में घिर गया। इस भयानक क्रैश में जो लोग बच गए, जैसे कर्नल हबीबुर रहमान और जापानी डॉक्टर त्सुरुता, उनके बयानों के मुताबिक बुरी तरह जलने की वजह से नेताजी ने पास के ही एक मिलिट्री अस्पताल में आखिरी सांस ली। लेकिन क्या सच में नेताजी का सफर ताइहोकू में ही खत्म हो गया था? बस इसी एक सवाल ने पूरे देश को एक ऐसे गहरे रहस्य में डाल दिया जो दशकों तक उलझा ही रहा। अब उन कॉन्स्पिरेसी थियरीज की बात करने से पहले हमें द आईएनए रेड फोर्ट ट्रायल्स को समझना होगा। नवंबर 1945 में जब आईएनए के 3 अफसर सहगल, खान और ढिल्लों पर दिल्ली के लाल किले में सरेआम मुकदमा चला तो पूरे देश में जैसे आग लग गई। ब्रिटिश सरकार उन्हें गद्दार साबित करना चाहती थी, लेकिन जनता के लिए वो रियल लाइफ सुपर हीरो बन चुके थे। और इसी बेइंतहा प्यार की वजह से किसी भी भारतीय के लिए ये मानना लिटरली नामुमकिन हो गया था कि उनके प्यारे नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और बिल्कुल यहीं से जन्म होता है उन तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। क्योंकि देखिए, क्रैश के बाद नेताजी के शरीर की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई और उनकी अस्थियां टोक्यो के रिंकोजी मंदिर में रख दी गई। तो एक तरफ तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे जो 18 अगस्त 1945 को मौत की पुष्टि कर रहे थे, और दूसरी तरफ लोगों का पक्का मानना था कि वो शायद सोवियत संघ के किसी जेल में कैद हैं या फिर अयोध्या में गुमनामी बाबा के रूप में भेष बदल कर रह रहे हैं। इस बात की जांच के लिए कई कमेटियां बनी। 1946 में फिगेज रिपोर्ट, 1956 में शाहनवाज कमेटी और 1974 में खोसला कमीशन। इन सब ने लगातार यही कहा कि प्लेन क्रैश हुआ था।
लेकिन फिर 2005 में मुखर्जी कमीशन ने दावा किया कि क्रैश हुआ ही नहीं। हालांकि वो ये साबित नहीं कर पाए कि अगर क्रैश नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या था, इसलिए उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। अब गुमनामी बाबा वाली थ्योरी पर लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा गहरा था, लेकिन जब साइंस की बात आती है तो कहानी बदल जाती है। 2002 में कोर्ट के आदेश पर जब गुमनामी बाबा का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव आया। मतलब साइंटिफिक तौर पर यह साबित नहीं हो पाया कि नेताजी ही गुमनामी बाबा थे। सस्पेंस तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हम डीक्लासिफाइड फाइल्स को देखते हैं। अलग अलग सालों में भारत सरकार ने हजारों खुफिया फाइल्स पब्लिक की। 1953 की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में तो यहाँ तक इशारा किया गया कि शायद क्रैश एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। और सबसे बड़ी बात, जापान ने आज भी 3 हाईली क्लासिफाइड फाइल्स को सीक्रेट रखा हुआ है, और यही वजह है कि ये रहस्य आज भी जिंदा है। चलिए, इन्वेस्टिगेशंस अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी इमॉर्टल लिगेसी यानी उनकी अमर विरासत सबसे ऊपर है। कुछ लोग मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं। ये लाइन नेताजी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इन सारे रहस्यों ने यकीनन उनकी कहानी को और भी ज्यादा लेजेंडरी बना दिया, लेकिन असल में उनके असीम त्याग और देशभक्ति ने ही उन्हें एक ऐसा आइकॉन बनाया जिसने पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ा दी थी। भले ही उनके जीवन के आखिरी पलों का सच आज भी उन सीक्रेट फाइलों में कहीं दफन हो, लेकिन क्या कोई इस बात को झुठला सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के अदम्य साहस और अडिग देशभक्ति ने ही भारत की आज़ादी का एक अमर रास्ता तैयार किया था? इतिहास के पन्नों में उनका नाम और उनका संघर्ष हमेशा स्वर्ण अक्षरों में चमकता रहेगा।